हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। इन दोनों ही क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए। अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है ना? तो इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ओके, तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जो हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वो बिल्कुल ना करना पड़े, देखते ही हमारा आंसर टिक हो जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी राजराज प्रथम या ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, फटाक से आंसर बताइए कि आखिरकार बृहदेश्वर मंदिर, अगर आपने मंदिर का नाम सुना होगा तो आप तुरंत आंसर बता दोगे। तो इसका निर्माण आखिरकार किसने करवाया? ओके, तो याद रखिएगा, चोल शासक एक हमारे थे जिनका नाम था प्रथम राजराज चोल। उन्होंने ही इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो प्रथम राजराज चोल थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया और इसलिए उनके ही नाम पर बृहदेश्वर मंदिर को एक और नाम मिला, और वो नाम क्या है? ओके, तो याद रखिएगा, तो इसको एक और नाम से जाना गया और वो नाम है हमारा राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है ना? अब आप ये भी जान लीजिए कि बृहदेश्वर मंदिर जो है ये हमारा कोई साधारण सा मंदिर नहीं है, सिंपल कोई मंदिर नहीं है। इसकी अगर वास्तुकला पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो वास्तुकला द्रविड़ वास्तुकला की बेमिसाल उदाहरण आपको प्राप्त होगा। ओके, आंसर भी इसका क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलिफेंटा गुफा मंदिर नाम से आप परिचित होंगे, सभी को पता होगा। इसका निर्माण आखिर किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, राष्ट्रकूटों के समय में ही एलिफेंटा गुफा के मंदिरों का निर्माण हुआ था। सो ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन या ऑप्शन डी सिंह विष्णु। जल्दी से बताइए, महाबलीपुरम के रथ का मंदिर आखिरकार किसने निर्मित करवाया? एग्जैक्टली नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्मित करवाया। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए दिद्दा, ऑप्शन बी संग्राम राज, ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापीठ या ऑप्शन डी जय सिंह। जल्दी से बताइए, मार्तंड सूर्य मंदिर है कहां पर? कश्मीर में। आखिरकार उसका निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, ललितादित्य मुक्तापीठ ने ही करवाया। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया?
मोहम्मद बिन कासिम ने आखिरकार भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 710 ईस्वी, ऑप्शन बी 711 ईस्वी, ऑप्शन सी 712 ईस्वी या ऑप्शन डी 715 ईस्वी। किसी का भी नहीं आंसर ये गलत होगा, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। एग्जैक्टली 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोमनाथ मंदिर सभी को पता होगा। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? बहुत बार ये क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है आपके एग्जाम में। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या रह रहा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी महमूद गौरी या ऑप्शन डी तैमूर लंग। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए कि आखिरकार सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। एग्जैक्टली कहीं से भी नहीं गलत है, महमूद गजनवी ने लूटा था। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाख बख्श किसे कहा जाता था? इनमें से कौन है जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना या ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। जिसको भी आंसर पता होगा वो नीचे तक जाएंगे ही नहीं, ऊपर से ही टिक लगा के आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ओके, बिल्कुल सही दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? ऑप्शन ए रजिया ने, ऑप्शन बी आराम शाह ने, ऑप्शन सी बलबन ने या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिजदा एवं पाबोस प्रथाएं जो हैं ये ईरानियन दरबारी प्रथाएं हैं। अब इनको चलाया किसने? इसको प्रारंभ किसने किया? ओके, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने इन दोनों ही प्रथाओं को प्रारंभ किया। इतनी बात आप जान गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बलबन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमें केवल इसका आंसर ही नहीं देना, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि आखिरकार इस सिजदा वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इस पाबोस प्रथा जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। ओके, तो याद रखिएगा कि सिजदा का मतलब कुछ और नहीं, अपने सुल्तान के सामने झुककर नमस्कार करना ही सिजदा प्रथा का अर्थ है। वहीं पाबोस प्रथा का मतलब क्या होता है? ओके, तो याद रखिएगा पाबोस प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें क्या किया जाता है? एग्जैक्टली अपने सुल्तान के पैरों को चूमना ही क्या होता है? पाबोस प्रथा के अंतर्गत आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तूतिए हिंद, इट मीन्स हिंद का तोता किसे कहा जाता था? इनमें से तूतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अबुल फजल या ऑप्शन डी फैजी। जल्दी से बताइए, कई बार आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है। एग्जैक्टली अमीर खुसरो को ही तूतिए हिंद, इट मींस हिंद का तोता के नाम से जाना जाता था। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सुल्तान ने सिकंदर सानी, सिकंदर सानी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली द्वितीय सिकंदर, इसकी उपाधि ग्रहण की। जल्दी से बताइए इन सुल्तानों में से किसने सिकंदर सानी, इट मींस द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत पढ़ा नहीं क्वेश्चन, तुरंत हमारा आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर सानी मतलब
द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। फर्स्ट में दिया गया है आपका नर्मदा, सेकंड ताप्ती, थर्ड सोन एंड द फोर्थ वन इज साबरमती। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस बता दिए गए हैं। इन चारों में से एक आपका आंसर होगा। जल्दी से बताइए, पश्चिम की ओर बहने वाली आखिरकार नदियां कौन कौन सी हैं? ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना है? मैप लेके बैठना है। भारत का मैप आप अगर लेके बैठे होगे तो तुरंत आपको इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी हो गई, माही हो गई और साबरमती हो गई। ये सारी नदियां हमारी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्या मैंने सोन बताया आपको? नहीं, तो ये नर्मदा बताया, ताप्ती बताया, साबरमती बताया। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहा है? एग्जैक्टली सी ऑप्शन में आ रहा है। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों ने इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था, लेकिन ट्रिक जो है वो हमेशा आपको दिमाग में फिट नहीं रहेगी, इसलिए आपको मैप को माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप मूवी देखते हो उसकी स्टोरी आपको याद रहती है, कभी नहीं भूलते हो, उसी प्रकार से उस मैप की भी एक स्टोरी बना के आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, वो कभी भी आपको नहीं भूलेगी। तो ट्रिक भी जान लेते हैं। तो इसकी ट्रिक जो है वो है हमारी नमस्ते लंदन। नमस्ते का NA जो है वो क्या हो जाएगा? नर्मदा। MA से क्या हो जाएगा? माही। S से क्या हो जाएगा? साबरमती। और TE से क्या हो जाएगा? ताप्ती। और हमारा लास्ट क्या बचता है? लंदन। लंदन के L से क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली लूनी हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर भी क्लियर हो गया, ट्रिक भी मैंने जान ली, कैसे आपको पढ़ना है वो भी बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन A जलोढ़, ऑप्शन B काली, ऑप्शन C लैटराइट या ऑप्शन D पठारी। आंसर सभी का बिल्कुल सही आएगा। आखिरकार कॉटन की यदि आपको खेती करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी मृदा जरूरत पड़ेगी? एग्जैक्टली ब्लैक कॉटन सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी। इट मींस काली कपासी मृदा की आवश्यकता पड़ेगी। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन A अरावली, ऑप्शन B सतपुड़ा, ऑप्शन C कंचनजंगा या ऑप्शन D अनायमुदी। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो यहां पर अरावली पर्वत हो या सतपुड़ा पर्वत हो, ये दोनों ही पर्वत किसके उदाहरण हैं? एग्जैक्टली अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। अब हम इसमें आंसर कैसे दें? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन देखा आपको क्या मिला? अरावली मिला, जो कि क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही टिक लगाकर आ जाओगे, बिल्कुल सही रहेगा। आपको नीचे तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो आपने अरावली पर्वत को ही क्या कहा? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जल्दी से बता दीजिए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ओके, आई थिंक सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के पास में है। ओके, तो हमारा आंसर भी इसका क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28।
तो इसके लिए आपको संविधान के मूल अधिकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कितने से कितने आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो पहली बात आप ये याद रखिए कि हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार कितने प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा 7 नहीं, जो लोग भी आंसर 7 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 7 ना होके 6 हैं। 7 में से एक अधिकार को हटा लिया गया था, इसलिए अब क्या हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अब वो 6 कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला मूल अधिकार जो है वो है हमारा समता एवं समानता का अधिकार, जिसको कितने से कितने अनुच्छेद में डिस्क्राइब किया गया है, उसका विवरण दिया गया है। एग्जैक्टली अनुच्छेद 14 से 18 तक समता एवं समानता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो मूल अधिकार आता है वो है हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जिसको अनुच्छेद 19 से 22 में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारा मूल अधिकार कौन सा आता है, एग्जैक्टली शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जिसका डिस्क्रिप्शन अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा मूल अधिकार जल्दी से बताइए कौन सा होगा, एग्जैक्टली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 25 से 28 तक डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, एग्जैक्टली संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित मूल अधिकार हैं। इसको अनुच्छेद 29 से 30 में डिस्क्राइब किया गया है। अब जो हमने अभी बताया कि 7 में से एक मूल अधिकार को जो हटा लिया गया है उसको अनुच्छेद 31 में ही डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन अब उसको हटा लिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। ओके, तो जो लास्ट हमारा मूल अधिकार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका एक क्वेश्चन भी पुटअप कर लेता है। तो हमारा लास्ट अनुच्छेद कौन सा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, जिसको आर्टिकल 32 इट मींस अनुच्छेद 32 में डिस्क्राइब किया गया है। अब जो लास्ट में मैंने आपको बताया संवैधानिक उपचारों का जो मूल अधिकार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। क्या क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, ओके, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा या हृदय किसको कहा जाता है, ओके, तो आप क्या बताओगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। आखिरकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा किसने नाम दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय का नाम दिया, ठीक है ना। अब जो हमने आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार को जो हटा लिया गया है वो आखिरकार कौन सा मौलिक अधिकार था, ठीक है ना, और उसको किस संविधान संशोधन के आधार पर हटाया गया और इसके साथ साथ हटाया गया तो अब वो किसके अंतर्गत रखा गया है, इन तीनों ही पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर अप कर लेंगे। तो हमारा इसका आंसर जल्दी से अब आ जाना चाहिए कि संविधान के किन अनुच्छेदों में समता या समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी व्यास। भली बात ही आप परिचित होंगे भाखड़ा नांगल डैम से। एग्जैक्टली सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीराकुंड डैम इट मींस बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी कृष्णा। और यह डैम कहां पर बना है ये भी आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड बांध जो है वो हमारी महानदी पर बनाया गया है। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि हीराकुंड डैम कहां पर बना है, कौन से राज्य में बना है? एग्जैक्टली उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ मैं आपसे और क्वेश्चन पुट अप कर लेती हूँ, हीराकुंड डैम से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत का सबसे लंबा बांध बता दीजिए। एग्जैक्टली कुछ नहीं बताना है आपको, सिंपल सा हीराकुंड डैम बता देना, सही आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। तो हीराकुंड डैम जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पुट अप कर दूं कि भारत का सबसे विशाल या बड़ा कह सकते हैं ना, तो भारत का सबसे विशाल या सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एग्जैक्टली तो याद रखिएगा, आपसे भारत का सबसे ऊंचा पूछ दे या भारत का सबसे विशाल पूछ दे, दोनों में ही आपको आंसर क्या बताना है? एग्जैक्टली टिहरी बांध बताना है। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया होगा। तो टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे विशाल एवं ऊंचा बांध है। कौन से राज्य में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर बना है? ओके, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पर इसका निर्माण हुआ है। ओके, तो हमारा इसका आंसर भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सभी इस नाम से परिचित होंगे। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी भागीरथी या ऑप्शन डी गंडक। एग्जैक्टली नर्मदा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन ए लौटती मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभों से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होने का आखिरकार कारण क्या है? एग्जैक्टली पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही शीत ऋतु में भी उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। मूल अधिकार जितने भी अभी मैंने बताया, समझ में आया ना। तो ये मूल अधिकार से ही क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि आखिरकार इनके अधिक महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं, बेस फाउंडेशन हैं, या ऑप्शन बी किसी एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक है, या ऑप्शन सी व्यक्ति स्वतंत्र और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारणों से। जैसे जैसे आप ऑप्शन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका आंसर क्लियर होता चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति को प्राप्त कुछ अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है, ऑप्शन बी मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, ऑप्शन सी मूल अधिकार साधारणतया
अनुलंघनीय होते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारणों से। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है पॉलिटी में। ओके, तो यहां पर क्या दिया गया है, थे। प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कितने प्रदान किए गए थे? 7 प्रदान किए गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक मूल अधिकार को हटा लिया गया, तो कुल कितने बचे? 6 बचे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? अभी मैंने आपको बताया था कि 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार को वहां से हटा दिया गया, वहां से समाप्त कर दिया गया। तो वो कौन सा मूल अधिकार था? तो याद रखिएगा, वो संपत्ति का मूल अधिकार था। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां से आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को आखिरकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया? एग्जैक्टली 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44वें संविधान संशोधन के तहत अब भारतीय नागरिकों को संपत्ति संबंधी अधिकार, ऑप्शन ए कानूनी अधिकार के रूप में, ऑप्शन बी संपत्ति रखने का असीमित अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी अब नागरिक संपत्ति नहीं रख सकते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 में से एक जो मूल अधिकार हटाया गया, समाप्त किया गया, वो संपत्ति का मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया तो अब उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो वही आपसे यहां पर पूछा गया है। एग्जैक्टली अब उस मूल अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए राज्य सरकार को, ऑप्शन बी संघीय सरकार को, ऑप्शन सी भारत के सभी वयस्क नागरिकों को, या ऑप्शन डी समस्त देश के वासियों को। इसमें तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, समस्त देश के वासियों को ही ये जो हमारे मूल अधिकार मैंने आपको बताए वो सारे के सारे सभी देशवासियों को ही प्राप्त हैं। सो ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? 7 में से एक जो अधिकार समाप्त किया गया होगा वो किसके द्वारा समाप्त किया गया होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ही एक वो ऐसा शख्स है जिसको मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रतीक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन बी जब सेना विधि लागू हो, ऑप्शन सी संविधान संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी आपात उद्घोषणा के अधीन। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि हमारे मूल अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है।
तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उनको आपात उद्घोषणा के अधीन निलंबित किया जा सकता है। सो ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता है कि यह ऑप्शन ए सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, ऑप्शन बी मूल अधिकार सीमित है निरंकुश नहीं, ऑप्शन सी प्रकृति या अगणित अधिकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विशेषताएं। जल्दी से बताइए, जो हमारा अधिकार पत्र होता है आखिरकार उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? एग्जैक्टली ये तीनों ही विशेषताएं उसकी ही हैं। सो ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण की गंगा, बहुत बार क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है, किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी शरावती। जल्दी से आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन पुटअप जैसे ही किया हमारा आंसर बिल्कुल इसका सही आएगा और तुरंत आएगा। एग्जैक्टली तो गंगा ही हमारी एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? ऑप्शन ए हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी ककोलत जलप्रपात, या ऑप्शन डी येना जलप्रपात। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो जोग जलप्रपात जो है, जिसको हम गरसुप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, तो जोग जलप्रपात ही हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछ दूं कि जोग या गरसुप्पा जलप्रपात जो है वो आखिरकार किस नदी पर है? जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली शरावती नदी पर हमारा जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, तो हमारा आंसर भी इसका क्लियर हो गया। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए। अभी भी आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जल्दी से देरी मत करिए, तुरंत आप क्या कर दीजिए, अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहिए, स्किप ना करिए, नहीं तो आपके पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी स्किप हो जाएंगे। तो सारी की सारी चीजें आपको माइंड में सेट करके रखनी है। ओके, थैंक यू।